औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन कराम, आज की इस नई वीडियो में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और साथ ये दुआ भी करता हूँ जितने लोग मेरा ये चैनल देखते हैं उससे मुस्तफ़ीद हों तो मेरे लिए लाइक या शेयर करें। तो आपकी खैरियत के लिए मैं दुआ गो हूँ। अल्लाह आपकी घर बार की हर तरह से खैरियत करे, आपके ऊपर सलामती हो और कुल सलामती हो। आज मैं बड़ा खुश हूँ। मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है ये लेक्चर तैयार करने में, और चूँकि ये काम ऐसा है कि बग़ैर स्टडी के और रिसर्च वर्क के आप नहीं कर सकते। बेशक ये बात अंडरस्टैंडेबल है कि इसमें 45 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो मुझे लॉ की फील्ड में हासिल है, बैकिंग उसकी है, असल मेरी स्ट्रेंथ वो है। लेकिन उसके बावजूद लायर को हर रोज़ बुक पढ़नी पड़ती है। कोई दिन ऐसा नहीं है कि हम कोई बुक ना पढ़ें, क्योंकि चीज़ें इतनी फैली हुई होती हैं, इतनी ज़्यादा बुक्स होती हैं कि फिर आपको रिफ़्रेश करनी पड़ती हैं। तो मैं खुश आज इस वजह से ज़्यादा हूँ कि दो साहिबान ने मेरी जो लास्ट वीडियो देखी है गार्डियंस एंड वार्ड्स के रेफरेंस में, जो कल आई थी या परसों आई थी, उसमें उन्होंने बड़ी तारीफ़ की है। तो मैं उनका ख़ास तौर पे नाम लेकर उनका वापसी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एक हैं चौधरी खुरम, मुझे मालूम नहीं है ये रावलपिंडी से हैं, इस्लामाबाद से हैं या कराची से हैं या लाहौर से हैं। तो उन्होंने इतने ज़बरदस्त कमेंट लिखे हैं कि मैं सारा दिन इतनी खुशी महसूस की, इतनी मसरत हासिल हुई कि मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वजह यह है कि मैं तो ये काम कर रहा हूँ आवाम को और जूनियर लायर्स को एजुकेट करने का, और जब आप एक काम जो है वो वेलफेयर के नीयत से और इन गुड फेथ कर रहे हैं, तो जब आपको एक्नॉलेजमेंट मिलती है, आपको अप्रिसिएशन मिलती है, तो यकीनन आपके दिल में बड़ी शादमानी और बड़ी खुशी महसूस होती है। मैं चौधरी खुरम साहब का शुक्रिया भी अदा करता हूँ, और जो कमेंट्स उन्होंने मेरे बारे में लिखे हैं वो मैं आपको ब्रीफली पढ़ के सुनाता हूँ। सर, आई कंसिडर यू ए रियल सुपर हीरो बिकॉज यू हैव हेल्प्ड ए लॉट दीज पीपल लाइक यू आर हार्ड टू फाइंड। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग लॉ एडवाइस। ये उन्होंने वर्ड्स यूज़ किए हैं। मैं तो आई हैव नो वर्ड्स टू रिस्पॉन्ड टू दिस। मैं सिर्फ शुक्रिया अदा करता हूँ और आपकी मेहरबानी, आपने मुझे अच्छे अल्फाज में याद किया। इसका एक फ़ायदा होता है, ये जो ऐसे वर्ड हैं जो अच्छे लोग होते हैं, नेक नीयत लोग होते हैं, जिनके दिल में साफ़ गोई होती है, वो हमारी काविश कोशिश को एडमायर करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं। उससे हमें तक़वियत मिलती है, ताकत मिलती है। हम समझते हैं कि हमें ये काम जारी रखना चाहिए और मज़ीद जाँफिशानी से करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। एक और ख़ातून है रावलपिंडी से, वो एडवोकेट हैं, बच्ची है, उसका नाम है फ़ातिमा ख़ान। उन्होंने मुझसे कॉपी मांगी है जजमेंट की, जो इंक्रीज़ इन प्राइसेस के रेफरेंस में मैंने इस्लामाबाद में केस किया था, और मैंने अपने उस वीडियो में कहा था कि अगर आप चाहें तो मुझसे कॉपी ले लें। तो मैंने उनको रिप्लाई कर दिया है और उनका शुक्रिया भी अदा किया है, और ये कहा है कि आप मुझे मिल लें किसी वक्त और मैं आपको उसकी फ़ोटोकॉपी दे दूँगा। थैंक यू वेरी मच। अब शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो प्रिसाइजली इस सब्जेक्ट पे है कि क्या बैंक चेक जारी करना काबिल सज़ा जुर्म है। मेरी इससे मुराद ये है, आप मेरी बात सुन के हैरान होंगे, चेक तो हर रोज़ लोग जारी करते हैं और पेमेंट्स थ्रू चेक्स होती हैं, रूटीन में होती हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा चेक जो किसी को दिया जाए और वो डिसऑनर हो जाए, बैंक में उसको स्लिप लग के डिसऑनर हो जाए, वो मैं आगे तफसील में आपको बताता हूँ इसमें रीज़न्स क्या क्या हैं, किन हालात में वो जुर्म बनता है। तो इसमें पीपीसी में अमेंडमेंट करके जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, उस ज़माने में अमेंडमेंट हुई थी, और इसमें एक सेक्शन ऐड किया गया था। उसका सेक्शन का रेफरेंस ये है, दैट इज़ कॉल्ड 489F।
ये सेक्शन ये है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, लंबा नहीं है, बड़ा ब्रीफ सा है। डिसऑनेस्टली इशूइंग ए चेक, उसमें ब्रीफली कहना ये है, whoever dishonestly issues a check towards repayment of a loan or fulfillment of an obligation which is dishonored on presentation shall be punishable with imprisonment which may extend to 3 years or with fine or with both, unless he can establish, for which the burden of proof shall rest on him, that he had made arrangements with his bank to ensure that the check would be honored and that the bank was at fault in not honoring the check। ये मैंने रेलेवेंट सेक्शन पढ़ दिया है और अब इसकी हम सर्जरी करेंगे, इसकी हम इंटरप्रिटेशन करेंगे, इस पर हम बयान करेंगे अपने एक्सपीरियंस की रोशनी में, और वो जो मुख्तलिफ पाकिस्तान की सुपीरियर कोर्ट्स ने जजमेंट्स दी हैं और इस पर अपने ऑब्जर्वेशन दिए हैं, उस पर हम कमेंट करेंगे। ये सेक्शन तो मैंने पढ़ दिया। इसकी अब वो हजरात जो इंग्लिश नहीं जानते या कम जानते हैं, मैं जल्दी से उसकी उर्दू करके आपको बताता हूँ कि अगर गौर से पढ़ें तो उसका मतलब ये है कि अगर कोई शख्स बददियानती से इसलिए चेक जारी करे कि इसके ज़िम्मे कर्ज़ की रकम हो और या मालियाती ज़िम्मेदारी हो। मालियाती ज़िम्मेदारी से मुराद ये है कि किसी ने किसी को माल सप्लाई किया है और उसके ज़िम्मे पैसे आउटस्टैंडिंग है, और वो पैसे जो आउटस्टैंडिंग है उसकी लाइबिलिटी को पूरा करने के लिए फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, जैसे वर्ड इसमें पीपीसी में यूज़ हुआ है सेक्शन में। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन का मतलब ये है कि मालियाती ज़िम्मेदारी को पूरा करने के लिए वो चेक जारी करता है, और वो चेक जो है बैंक में प्रेजेंट होता है, और बैंक में प्रेजेंट होने के बाद उसको डिसऑनर की स्लिप लग जाती है, और फिर वो ऐसी सूरत में ये है कि वो चेक लाजमी शर्त यह है कि वो बदनीति से जारी किया गया हो। अब आगे चल के मैं आपको बताता हूँ बदनीति से मुराद क्या है और किस तरह के अमल में बदनीति जो है हम इसको कंसिडर करते हैं कि फ़लाँ अमल जो है वो बदनीति का। तो ये है कि साथ में ये भी लिखा है कि तावक्ते के वो शख्स ये साबित ना कर दे कि मैंने रकम की अदायगी के लिए बैंक में सारा इंतज़ाम मुकम्मल कर दिया था। इसका भी एक मतलब है, इंतज़ाम मुकम्मल कर दिया था। वो क्या है ये आगे मैं इसके इंग्रेडिएंट्स में आपको बिल्कुल खोल के अलहदा करके बताता हूँ। उसमें कुछ 4-5 जो इंग्रेडिएंट्स हैं, उसके जो फैक्टर्स हैं, उनका साइमल्टेनियसली होना ज़रूरी है। वो क्या है? नंबर 1, कोई चेक जारी करे किसी दूसरे शख्स को। अब कोई से मुराद एनी पर्सन जो है, पर्सन इंक्लूड्स एनी ह्यूमन बीइंग और एनी ज्यूरिस्टिक पर्सन, लीगल पर्सन। कानून की इस्तिलाह में लीगल पर्सन कोई फर्म भी हो सकती है और कोई कंपनी भी हो सकती है, वो भी लीगल पर्सन में आता है। और ह्यूमन बीइंग तो वैसे ही आप अंडरस्टैंड करते हैं कि वो पर्सन ही होते हैं। तो इसमें ये है कि वो चेक जारी करता है किसी दूसरे शख्स को। अब जिसको चेक जारी किया वो भी कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है और कोई रजिस्टर्ड फर्म भी हो सकती है। वो जारी करे, एक फैक्टर ये हो गया। दूसरा फैक्टर, बदनीति के साथ विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन। अब आप ये पूछेंगे या सोचेंगे ये चेक में बदनीति क्या है, तो मैं आपको खोल के बताता हूँ कि चेक में बदनीति क्या है। चेक में बदनीति ये है कि उसके कंडक्ट से ये जाहिर होता है कि बदनीति है। बदनीति ऐसे है, उसकी मैं मिसाल देता हूँ कि एक शख्स जो है वो अपने कर्ज की अदायगी के लिए पेई को, जिससे उसने लोन लिया, उसको कहता है कि ये कर्ज की रकम मैं अदा करता हूँ तुम्हें और ये चेक ले लो मेरे से। वो चेक दे देता है, लेकिन वो जिस अपने अकाउंट का चेक देता है वो अकाउंट तो 5 साल पहले का क्लोज हो चुका है, वो तो ऑपरेशनल ही नहीं है, अकाउंट ही बंद है। लेकिन उसके बाद चेक बुक पड़ी है और जान छुड़ाने के लिए उसने वो दे दिया। तो ये बदनीति उसकी शामिल है। वो पेमेंट नहीं करना चाहता, उसके इल्म में है कि मेरे इस बैंक में मेरी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, मेरे इस बैंक में कोई पैसा नहीं है, मेरे इस बैंक में कोई इंतज़ाम नहीं है, मेरे इस बैंक में
मेरा अकाउंट जो है ऑपरेशनल नहीं है। तो ये हो गया बदनीति का एक पहलू। दूसरा पहलू ये है कि अकाउंट ऑपरेशनल है, अकाउंट ऑपरेट करता है, और ये फैक्टर नंबर 3 है। अकाउंट ऑपरेट करता है और ऑपरेट करने के दौरान उसने रकम का इंतज़ाम नहीं किया। उसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि एक आदमी के ज़िम्मे जो है वो 1 मिलियन की अमाउंट है, और वो उसके अकाउंट में 1 मिलियन मौजूद ही नहीं है। उसके अकाउंट में तो 500 रुपया है, सिर्फ अकाउंट ज़िंदा रखने के लिए। तो वो चेक 1 मिलियन का जारी करता है, तो ये भी बदनीति है। इसलिए कि उसको नॉलेज है, उसको दिमाग में ये शऊर है, उसको पता है कि मेरे अकाउंट में 1 मिलियन नहीं है, मेरी लायबिलिटी लोन की 1 मिलियन है, और मैं चेक जारी कर रहा हूँ 1 मिलियन का, और मेरे अकाउंट में तो 500 रुपया है। तो ये भी बदनीति की एक किस्म है। ये होगी बात। तो तीसरा जो एलिमेंट मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था वो ये है कि ज़रूरी फैक्टर जो इस सेक्शन को 489F को अट्रैक्ट करने के लिए, इसको जुर्म बनाने के लिए जो फैक्टर ज़रूरी है, मैं वो बयान कर रहा हूँ। तीसरा फैक्टर ये है कि वो प्रेजेंट हुआ और उसने डिसऑनर स्लिप लगा दी बैंक ने वो चेक रिटर्न कर दिया और उस पर लिख दिया कि इनसफिशिएंट फंड्स। अब इनसफिशिएंट फंड्स में से मुराद ये है कि उसमें अकाउंट में पैसे नहीं है। फंड्स का मतलब है रकम, इनसफिशिएंट का मतलब है नामुकम्मल। यानी मिसाल के तौर पे 1 मिलियन का है, जैसे मैंने अभी कहा, और उसके अकाउंट में 500 रुपया है, या 1 मिलियन से भी कम है पैसे, मतलब 9 लाख है, 10 लाख का चेक है और अमाउंट 9 लाख है। उसने अरेंजमेंट नहीं किया। उसको चाहिए था कि उसने चेक जिस डेट का दिया उस डेट को 1 मिलियन से ज़ायद उसकी अकाउंट में रकम होनी चाहिए। अगर रकम का उसने इंतज़ाम नहीं किया तो ये भी डिसऑनेस्टी है। ये होगी बात। और बैंक स्लिप लगा के ये वापस कर देगा। अकाउंट ऑपरेशनल है लेकिन रकम नहीं है। चौथी बात ये है कि वो ये बात साबित कर सके कि इसने अपने बैंक में रकम की अदायगी का इंतज़ाम कर दिया था। मिसाल के तौर पे ये है कि बाज़ मुख्तलिफ़ केसेस में मुख्तलिफ़ हालात वाक़यात होते हैं। मिसाल के तौर पे एक आदमी ने किसी और कंपनी से या किसी और आदमी से चेक लिया और चेक जो था वो उसने अपने अकाउंट में जमा करा दिया, और ये समझ के जमा करा दिया कि मुझे जिस शख्स ने चेक जारी किया है वो चेक ऑनर होगा और वो चेक पेज अकाउंट का चेक है और मेरे बैंक में रकम आ गई होगी। उसके अगले दिन या 2 दिन के बाद का वो चेक जारी करता है किसी तीसरे आदमी को जिसका कर्जा उसने अदा करना है, और वो ये समझ के चेक जारी करता है कि मैंने जो चेक जमा कराया है उसकी रकम मेरे अकाउंट में आ चुकी होगी। उसके अकाउंट में वो रकम नहीं आती और वो वाला जो तीसरे आदमी का चेक है वो डिसऑनर हो गया। वो डिसऑनर होगा, रकम नहीं आई, तो इसका मतलब है कि ये चेक भी डिसऑनर होगा। स्लिप लग गई और ये शख्स ये कहेगा मैंने तो रकम का इंतज़ाम कर लिया था। रकम का इंतज़ाम ऐसे कर लिया था कि मैंने जो है वो चेक जमा कराया था और इत्तफाक ऐसा हुआ है कि वो आदमी बैकआउट कर गया है, वो उसकी अकाउंट में रकम नहीं थी और वो चेक डिसऑनर हो गया। तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ये इट्स ए कोइंसिडेंस कि वो चेक डिसऑनर हुआ। उसका डिसऑनर होने का इफेक्ट ये हुआ कि मेरा चेक डिसऑनर हो गया। इसमें मेरी बदनीति शामिल नहीं थी, तो उसका भी सबूत होगा, उसका भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होगा, क्योंकि वो जो चेक है वो वापस आ गया होगा, तो वो स्लिप उसमें भी लगी होगी। तो वो ये बता सकेगा कि मैंने तो रकम का इंतज़ाम किया था और मेरा वो नहीं हो सका, तो इसमें मेरी बदनीति शामिल नहीं। अगर बदनीति शामिल नहीं है तो फिर ये जुर्म 489F अट्रैक्ट नहीं होता। अब मैं आपको इस सेक्शन की एक और पहलू जो है वो डिस्कस करता हूँ और आपको एहतियात बताता हूँ उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर, और उन लायर्स के लिए जो लर्न करना चाहते हैं, जो ये चीज़ें सीखना चाहते हैं टेक्निकल एतबार से। ये बड़ा एक टेक्निकल सा सेक्शन है, इसमें चंद एक नुक्ते हैं जिनका ख़ास ख्याल रखना है। वो हजरात जो किसी की कर्जा दें और साथ ही चेक वापसी
कर्ज का चेक वापसी ले लें। मिसाल के तौर पे ए ने बी को कर्जा दिया 5 लाख, और बी से उस ए ने कहा कि आप मुझे कर्ज की वापसी, आप 2 महीने के लिए मेरे से 5 लाख ले रहे हैं तो मुझे 2 महीने बाद का चेक मुझे दे दें। तो वो चेक लेने के लिए रकम देने वाले को किन बातों का एहतियात करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। कहीं आप ट्रैप ना हो जाएं, कहीं आप टिल्ट ना कर जाएं, कहीं आपके साथ कोई ऐसी हरकत ना हो जाए, क्योंकि जो रकम लेता है यहाँ माशरे में फ्रॉड, धोखाधड़ी, गलत बयानी, झूठ बहुत आम हो गया। लोगों को बिल्कुल परवाह नहीं है, कानून से नहीं डरते, जेल से नहीं डरते, सजा से नहीं डरते। वो कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा केस बनेगा ना, क्या होगा, बेल करा लेंगे। वो इतना लाइटली लेते हैं, इज़्ज़त की भी कोई परवाह नहीं है उनको, पैसे की परवाह है, इज़्ज़त की भी कोई परवाह नहीं। अच्छा, अब मैं आपको वो नुक्ते बताता हूँ, वो फैक्टर्स बताता हूँ कि जब आप या आपका, अगर आप वकील हैं तो आपका कोई क्लाइंट किसी को रकम देता है तो किन बातों का आपने बतौर ख़ास एहतियात करना है, वो मैं बताता हूँ। पहली बात, हमेशा चेक जो कर्जा दे रहा है उसका मुकम्मल नाम लिखा जाए। मसलन मैं किसी शख्स को, मेरा नाम मिर्ज़ा सदाकत है, मैं किसी शख्स को अला नवाज़ को रकम दे रहा हूँ कर्ज़ की, और अला नवाज़ मुझे जो है वो कहता है 2 महीने बाद मैं आपको 5 लाख दूंगा, तो अला नवाज़ जो है वो मेरा नाम मिर्ज़ा सदाकत अली है तो वो सदाकत हुसैन लिख देता है। वो तो मैं तो सदाकत हुसैन नहीं हूँ, मेरे आईडी कार्ड में मिर्ज़ा सदाकत अली लिखा हुआ है और नाम बदल दिया। इस बात का आपने ख्याल करना है कि जब कोई आपको चेक दे रहा हो तो चेक के उस खाने में आपका मुकम्मल और दुरुस्त नाम लिखा जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि चेक की जगह, नाम की जगह, जिस जगह नाम लिखा होता है, मिसाल के तौर पे जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि उसकी जगह पे जिसको चेक जारी किया जाता है उसका नाम लिखा जाना चाहिए मिर्ज़ा सदाकत अली, और पूरा और मुकम्मल नाम लिखा जाना चाहिए, वो नाम जो शनाख्ती कार्ड में भी लिखा हो। तो वो नाम की जगह कैश लिख देता है। आप कभी ऐसी गलती ना करना, कैश। आप समझते होंगे ये क्या बात कर दी, ये बात बहुत टेक्निकल है और बहुत ज़रूरी है। कैश का मतलब ये है कि आपका नाम नहीं लिखा, तो जब वो चेक डिसऑनर होगा तो मामला FIR में जाएगा, उधर चला जाएगा, वो लीगल ओपिनियन लेंगे या कुछ लेंगे, या इवन FIR भी दर्ज होता है, मामला कोर्ट में चला जाता है, तो वो आदमी आकर डिफेंस लेता है, वो तो कहता है जी मैंने तो इस आदमी को चेक ही नहीं जारी किया, कहाँ इसका नाम लिखा है, इसमें तो कैश लिखा है, मेरा तो चेक गुम हो गया था, मेरा चेक गुम हो गया था या चोरी हो गया था और ये मेरे साथ धोखा कर रहा है, मैंने इसको कोई रकम अदा नहीं करनी, ये चेक जो था मेरा रोड पे गिर गया था, गाड़ी पे जाते हुए या मोटरसाइकिल पे जाते हुए गिर गया था, ये उठा के ले आया है और इसने ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है। हालांकि वो खुद झूठ बोल रहा होता है, रकम उसने अदा करनी है, चूँकि वो चेक में नाम की जगह कैश लिखा है, तो ये तो बड़ी ख़राब बात है। वो इस चीज़ का बेनिफिट, और लोग इतने चालाक हैं, जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं इतने चालाक और मक्कार हैं, वो जानबूझ के कैश लिख देते हैं, वो कैश लिख देते हैं। और ये उनके शऊर में ये बात होती है कि जब हमारा डिस्प्यूट कोर्ट में जाएगा हम ये प्ली लेंगे कि जी ये चेक तो था, ये तो मेरा चोरी हो गया था, या इसने चुरा लिया, या गिर गया था, या मैंने तो इसकी कर्ज की रकम देनी नहीं, तो ये तो चेक तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, वो तो बिल्कुल बड़ी पावरफुल चीज़ है। अब इस बात की भी एहतियात करनी है कि कैश ना लिखा हो, जो रकम दे रहा है वो पूरा अपना नाम लिखवाए। 2 बातें होगी। इसके बाद तीसरी बात और ज़रूरी पॉइंट ये है कि कैश लिखने के साथ कुछ लोग चेक को क्रॉस कर देते हैं। इस बात का ख्याल रखना है कि कुछ लोग नाम की जगह कैश लिख के उसको क्रॉस कर देते हैं। क्रॉस से मुराद ये है कि ये पेज अकाउंट ओनली। अच्छा, पेज अकाउंट का चेक जो है वो उसका रूल ये है, बैंक वाले बताते हैं या हमारा एक्सपीरियंस बताता है कि पेज अकाउंट का चेक एक पर्टिकुलर बंदे के अकाउंट में जमा होता है, उसमें कैश, वर्ड कैश नहीं लिखा जाता। तो कैश तो पर्टिकुलर बंदा नहीं है, कैश का तो मतलब है कि आप काउंटर पे जाके कैश लें,
तो साथ में क्रॉस भी कर दिया, तो ये भी बात गलत है। इस बात का भी एहतियात, जब अगर कैश लिखा हो, कैश वाला चेक, बैंक में पैसे हों तो कैश हो जाता है क्योंकि उसमें कैश लिखा होता है या बीयर लिखा होता है। लेकिन अगर उसके साथ क्रॉस कर दिया जाए तो वो बैंक वाले कहेंगे कि आपका तो नाम ही नहीं लिखा हुआ, और वो आदमी भी प्ली लेगा कि मैंने तो उसको चेक ही नहीं दिया। इसकी भी एहतियात आपने करनी। चौथा अहम नुक्ता ये है कि चेक के पीछे सफ़े पर या किसी जगह चेक पर लफ्ज़ गारंटी चेक कभी ना लिखने देना। अगर आप कर्ज़ा दे रहे हैं, तो आप वकील हैं या आप कॉमन आदमी हैं, तो मेरी इस बात को, मेरी इस नसीहत को याद रखना। चेक की बैक साइड पे बाद लोग लिख देते हैं इट्स ए गारंटी चेक, तो कर्ज देने वाला कहता है कि ये आप क्या लिख रहे हैं, तो वो आगे से कहता है ये बस वैसे ही मैं लिख रहा हूँ ना, ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि ये गारंटीड चेक है। वो गारंटी चेक का मतलब ये होता है कि मैं आपको ये चेक ज़मानत के तौर पे दे रहा हूँ, कैश करने के लिए नहीं दे रहा। इस पर हाई कोर्ट की मुख्तलिफ जजमेंट्स भी हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि गारंटी चेक जो है वो चेक कैश करने के लिए नहीं होता, वो सिर्फ एक ज़मानत के तौर पे होता है कि आपके पास मेरी एक चीज़ रहे। हालांकि चेक तो चेक ही होता है, चेक ये उसमें डेट डाली होती है, उसमें नाम लिखा होता है, और वो गारंटी तो इस बात की होती है कि अगर मैं रकम अदा करने में नाकाम रहा तो आप चेक जाके कैश करा के अपनी रकम ले लेना। गारंटी उसको बोलते हैं। आपने जब गारंटी चेक लिख दिया तो उसका मतलब ये हुआ, अदालतें ये लेती हैं, उसका मतलब ये लेती हैं, और लोग जो मुल्ज़मान होते हैं अपने डिफेंस में कहते हैं कि मैंने तो अदायगी के लिए तो ये चेक ही नहीं दिया, मैंने तो गारंटी दिया। तो गारंटी चेक के पीछे कभी ना लिखवाना। पांचवी बात यह है कि चेक के साथ अलहदा तहरीर हरगिज़ ना लिखवाना। बाद लोग चेक के साथ एक अलहदा तहरीर, स्टाम्प पेपर, वो कहते हैं जी आपको, वो ऐसे चालाक और ऐसे ज़बरदस्त लोग होते हैं, उनके माइंड में पहले प्लानिंग होती है दूसरे को लूटने की, और वो कहते हैं कि चेक तो मैं आपको दे रहा हूँ, आपके नाम का चेक दे रहा हूँ, लेकिन ये एक स्टाम्प भी लिख लेते हैं, और उस स्टाम्प के ऊपर लिख लेते हैं इट्स ए पार्टनरशिप डीड। वो तो एक और कॉम्प्लिकेशन अराइज हो जाती है। कभी जब आप चेक ले रहे हैं तो वो अकेला चेक आपके लिए काफ़ी है, वही उसको 489F में जेल की सलाखों के पीछे ले जाएगा। आपने अलहदा पार्टनरशिप डीड नहीं लिखनी। अगर पार्टनरशिप डीड आपने लिखी तो डिफेंस में आके वो ये कहेगा मेरा तो इसका शराकती खाता है और इसने मेरे साथ हिसाब नहीं किया। अगर हिसाब करे मेरे साथ तो इसके ज़िम्मे पैसे निकलते हैं, मैंने तो उसको कुछ नहीं देना। ये चेक भी मैंने उस पार्टनरशिप डीड के रेफरेंस में दिया जो कि गारंटी चेक था। ये होगी बात, ये भी ना लिखने देना। छठी और ज़रूरी बात यह है कि अगर चेक के साथ आपने स्टाम्प एग्रीमेंट लिखवाना ज़रूरी है, स्टाम्प एग्रीमेंट लिखवाना अगर किसी वजह से लिखना पड़ जाए तो फिर आपने स्टाम्प ये लिखाना है कि ये इकरारनामा है और लोन है, और सिर्फ लोन है, और इसकी वापसी, इसकी अदायगी के लिए मैं ये चेक जारी कर रहा हूँ। उस पर 2 गवाह भी आपने डाल देने। 2 गवाह जो इसलिए डालने हैं कि अंडर कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 आर्टिकल 79 इट इज़ मैंडेटरी वेयर देयर इज़ ए फिजिकल ट्रांजैक्शन देयर शुड बी 2 मार्जिनल विटनेसेस। 2 आदमी तो वो होंगे जो दस्तखत करेंगे, एक कर्जा देने वाला और एक कर्जा लेने वाला, 2 आदमी वो होंगे, और 2 आदमी विटनेस होंगे उस ट्रांजैक्शन के, उसके ऊपर, और स्टाम्प के ऊपर सिर्फ लिखा जाएगा ये कर्जा है, इसके अलावा कुछ नहीं, मुख्तसर सी तहरीर होगी। तो अब ये बातें तो मैंने नुक्ते आपको बता दिए कि ये किस लिए ज़रूरी हैं और आपको किन किन एहतियाती तदाबीर का ख्याल करना चाहिए लिखाते हुए। अब मैं थोड़ी सी और बात करके अपनी बात ख़त्म करता हूँ। वो ये है कि इसमें सज़ा कितनी है और इसमें बेल का क्या सीन है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि चेक डिसऑनर होने का, जैसे मैंने बता दिया, वो सारी जो डिस्कस कर चुका हूँ वो रिपीट नहीं करता। चेक डिसऑनर होने की सज़ा अगर साबित हो जाए तो उसकी सज़ा मैक्सिमम 3 साल है या फ़ाइन है या दोनों हो सकते हैं। मैक्सिमम 3 साल कैद है या उसके साथ जुर्माना भी हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। अच्छा, अब जहाँ तक बात है बेल की, तो बेल जो है वो
ऐसे केसेस में आम तौर पर हो जाती है कुछ अरसे बाद, एकदम से ना हो लेकिन कुछ अरसे बाद हो जाती है, क्योंकि इस जो जुर्म है इसकी सज़ा जो है 3 साल है, और मैक्सिमम 3 साल है ना, 3 साल तो नहीं होती, मैक्सिमम तो कोई नहीं देता, लेकिन मैक्सिमम हो भी जाए तो वो 3 साल है। तो इसमें ये प्रोहिबिटरी क्लास में फॉल नहीं करता। इस पर बड़ी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, आप निकाल सकते हैं, अगर मुझे कहेंगे तो मैं भी दे सकता हूँ। वो ये है कि प्रोहिबिटरी क्लास उसको कहते हैं जिन जराइम की सज़ा जो है 10 साल या इससे ज़्यादा हो, तो उसमें बेल आम तौर पर नहीं दी जाती वक्त के कोई मैटर ऑफ फर्दर इंक्वायरी ना हो या कोई उसमें स्टेचुटरी पीरियड गुजर ना गया हो। वो एक डिफरेंट है, उसको डिस्कस नहीं करते, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं अपने आप को यहाँ तक महदूद करता हूँ कि प्रोहिबिटरी क्लास में चूँकि ये फॉल नहीं करता, तो इसलिए इसमें बेल हो जाना जो है वो कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, अब बेल भी 2 किस्म की होती है। एक तो लोग पहले जाके प्री अरेस्ट बेल करा लेते हैं और उसका बेनिफिट उठाते हैं, और दूसरा ये है कि बाद लोग अरेस्ट हो जाते हैं तो आफ्टर अरेस्ट बेल कराते हैं। तो दोनों के जो मेरिट्स हैं, दोनों की जो फैक्टर्स हैं वो अलग हैं। वो हम जब बेल का डिस्कस करेंगे तो वो उसमें डिस्कस करेंगे, आज इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। अगर डिस्कस करने बैठ गए तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन बेल का बताना था आपको, वो बता दिया कि अगर मजिस्ट्रेट के पास बेल अप्लाई की, पहले फर्स्ट हैंड उसने बेल रिजेक्ट कर दी, तो फिर ये सेशन से हो जाएगी। अगर सेशन से भी ना हुई तो फिर ये हाई कोर्ट से हो जाएगी, अनलेस के चेक की रकम मिलियंस में हो, बहुत हैवी रकम हो। तो छोटी मोटी रकम की जो है चंद लाख, 5-10 लाख, 20 लाख, इनकी बेल कुछ अरसे बाद हो जाती है। कुछ दिन उसको जेल में रहना पड़ता है, उसके बाद बेल हो जाती है। आखिरी बात लोग ये पूछते हैं कि ये बड़ी अहम बात, ये हर बंदा पूछता है, ये बात मेरी गौर से सुनिएगा, क्या डिसऑनर होने के बाद, चेक डिसऑनर होने के बाद और FIR अंडर सेक्शन 489F रजिस्टर होने के बाद क्या पुलिस हमें पैसे दिलवा सकती है? तो इसका जवाब नाज़रीन किराम बड़े एहतराम के साथ अर्ज़ करता हूँ कि पुलिस का काम जो है वो जराइम की जो है वो प्रोसिक्यूशन है या रजिस्ट्रेशन ऑफ केस है, चलान मुरतब करना है, रकम की वापसी या दिलवाने का काम पुलिस का नहीं है। बिल्कुल 1%, 100% मैं श्योर हूँ कि 1% भी पुलिस का अख्तियार नहीं है कि वो कहे कि आप इसको रकम वापस करो। वो रकम वापसी के लिए एक और मैकेनिज़्म है। रकम वापसी के लिए 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि मुल्ज़म गिरफ़्तार हो और वो मुल्ज़म को एहसास हो जाए और वो ये समझे कि मेरी तो बड़ी बेइज्जती हो गई है, मैं अरेस्ट हो गया हूँ, मेरे बच्चे भी परेशान हैं, तो चलो रकम तो मैंने देनी है, तो अब मैं जेल में सड़ता रहूँगा, तो मेरे साथ कोई आप डील कर ले, मैं किस्तों में आपको अदा कर दूँगा। कुछ पैसे वो आधे दे देता है तो बेल उसकी हो जाती है, आधे बाद में वो दे देता है तो बेल उसकी कंफर्म हो जाती है। ठीक होगी बात। एक तरीका तो ये है, ये आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट है। लेकिन अगर आपको मुल्जिम पैसे नहीं देता तो फिर आपने सिविल कोर्ट में सेशन जज में डिस्ट्रिक्ट जज के पास आपने ऑर्डर 37 रूल 2 CPC के तहत रिकवरी सूट फाइल करना है। उस पर आपने, अगर पंजाब में होगा तो 15,000 रुपया कोर्ट फीस भी लगेगी, बाकी खर्चा भी होगा, लायर भी एंगेज करना पड़ेगा। तो रिकवरी सूट फाइल करेंगे और वो चेक लगाएंगे और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लगाएंगे साथ, और बैंक से एक सर्टिफिकेट लेंगे। बैंक जो आपका बैंक है वो आपको बताएगा कि ये एक सर्टिफिकेट लिख के दे देंगे, ये चेक हमारे पास प्रेजेंट हुआ और ओरिजिनल और चेक रिटर्न स्लिप के साथ हमने इनको वापस कर दिया। वो ले ले तो अच्छा है, अगर ना भी हो तो फिर भी आपका केस हो जाएगा। तो वो केस जो है वो समरी प्रोसीजर होता है और उसमें लंबी चौड़ी वो एविडेंस और लंबी चौड़ी नहीं होती। लीव टू अपीयर एंड डिफेंड 10 दिन के अंदर लेनी होती है और जवाब दावे का मौका नहीं होता अनलेस के केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी हो या कॉम्प्लिकेटेड हो। तो ये सारी बातें मैंने आपको 489F पे बता दी। वो इसलिए कि मुझे काफ़ी लोग फ़ोन भी कर रहे थे और मैसेज भी कर रहे थे, इसके ऊपर आप ज़रा कुछ हमें बयान करें और हमें बताएं। तो मेरा ख्याल है कि मैंने सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस कर ली हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने गिरदो नवा के लोगों का ख्याल रखिएगा, और ज़िंदगी में खुशी की बात ये होती है कि आप अल्लाह की मखलूक के लिए
कोई अच्छाई का काम करे, नेकी का काम करे, लोगों के काम आए, लोगों के लिए अच्छा सोचें, अल्लाह आपको उसका रिवार्ड देगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि अल्लाह आपकी कहाँ से मदद कर रहा है, कौन मदद कर रहा है। आप पर सलामती हो, आपके ईमान की सलामती हो, आप सब की कुल खैर हो। जीते रहिएगा और मेरी दुआओं के साथ मैं आपसे इजाज़त देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं एक नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।